विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम एनडीए फिजिक्स का जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे, जो 14 सितंबर 2025 को हुआ था। और इसमें दो पेपर होते हैं, एक जीएटी होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक होता है आपका जैसे मैथ का होता है। तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो फिजिक्स आई है 11th और 12th की, वो आज हम कवर कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे एसएससी सीजीएल के लिए, लैब असिस्टेंट हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो जो विद्यार्थी इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं कि ये एनडीए में किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए हैं और आपको उनमें से कितने आते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो विद्यार्थी भी देखें, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो भी इसका आंसर देखें। आज हम लगभग 25 से 27 प्रश्न आए हुए हैं, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दें। जो भी आपसे संबंधित विद्यार्थी हैं जो 12th क्लास में हैं और साइंस के अंदर हैं, उनको आप शेयर कर दें ताकि वो सभी देख सकें। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में हम हमेशा आपसे संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं, आपका पेपर है, एग्ज़ाम है, वो गाइडेंस और आपके लिए जो मेहनत है वो लगातार करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से हमारी आईडी मिल जाएगी। तो ये वो पेपर था, सामान्य योग्यता परीक्षण। अगर आप इसका सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इंग्लिश के लिए दूसरी वीडियो बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 इसमें, यहाँ पर देखिए 1/3 इसके अंदर नेगेटिव आपका अंक था, नेगेटिव में नंबर कटेगा अगर आप प्रश्न को गलत करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या है। तो ये ऑप्शन है +0.5 डायोप्टर, -0.5। देखिए शक्ति जो होती है, लेंस की क्षमता जो होती है, उसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। और लेंस की जो पावर है, क्षमता है P, वो फोकल लेंथ का 1/f होती है, यानी फोकस दूरी जो है उसकी 1/, उसका व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अगर आपके पास ये सेंटीमीटर में दी होती तो आप 100/f लिखते हैं, ये याद रखें। और अगर आपके पास यहाँ मीटर में दे रखी है तो आप 1/f लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर दिया है अवतल लेंस, तो आपको याद रखना है अगर आपके पास कनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, तो उसके लिए जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो उसके लिए तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ 0.5 है वो माइनस के अंदर लिखूंगा। 1/0.5 यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट हट गया, ऊपर चला गया, 0.10 हो गया, और ये कट गया, यहाँ से आ गया 5 दूनी 10, यानी आगे प्लस -2 डायोप्टर आ गया। तो आपके पास जो आंसर है वो इसका होगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। माइनस का आएगा यहाँ पे, प्लस का देखिए ऑप्शन प्लस का भी है। तो ऑप्शन इस तरीके से है कि आपको ये पता हो कि अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होती है फोकल लेंथ है, और जो उत्तल लेंस अगर होता है यहाँ तो उसके लिए सी ऑप्शन होता, पॉजिटिव आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मतलब यहाँ पेपर के अकॉर्डिंग 52 है। ये है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत रखे गए एक सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने का नियम क्या है। देखिए ये 12th क्लास में आप पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 4 जो है उसके अंदर बल की दिशा बताने के हमारे पास बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम होता है, वो एक ही नियम है मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी हो तब हमारे पास वर्तीय धाराओं के लिए नियम दाएं हाथ का होता है, और अंगूठे वाला नियम जो है सीधे धारावाही चालक तार के अंदर होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए है। बल बताने के लिए बाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, जो यहाँ पर देखिए हिंदी में, इंग्लिश में आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल ऐसे मिलेगा, हिंदी में यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क हो जाता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त मतलब दायां हाथ, और ये आपका दक्षिण हस्त नियम है, ये चलता है ईएमआई वाले चैप्टर में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ये यहाँ पर आपको बल की दिशा बताता है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खगोलीय मात्रक, ये 11वीं क्लास का है। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं। खगोलीय मात्रक में एक पारसेक लगभग कितना होता है। पारसेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक खगोलीय मात्रक में लगभग 2 गुणा एक खगोलीय मात्रक में लगभग 2 गुणा 10⁵5, यानी एक पारसेक 2 गुणा 10⁵5 AU के बराबर होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के द्वितीय नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो जाती है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करते हैं तो वहाँ पर हम सही है ये पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखो डार्क करके लिखा हुआ है पेपर में, नहीं कौन सा है, यानी सही नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको 3 ऑप्शन है वो सही मिलेंगे, एक आपको गलत मिलेगा। तो जो ऑप्शन गलत है वही ऑप्शन आपको यहाँ पर छांटना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहला ऑप्शन जो है
कि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बल उस पिंड के त्वरण के समानुपाती होता है। हाँ बिल्कुल होता है, F बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ma होता है, F बराबर होता है ma। तो देख सकते हैं द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, तो द्रव्यमान है वो त्वरण है वो बल के समानुपाती होता है। किसी पिंड पर लगने वाला नेट बल त्वरण की दिशा में होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ma वेक्टर लिखा जाएगा, और अगर माइनस लगता फॉर्मूले में तो विपरीत दिशा होती, लेकिन यहाँ द्रव्यमान की तो दिशा कोई है नहीं, तो बल की दिशा जो है वो आप देख सकते हैं त्वरण की दिशा में है। तो पहले दोनों ऑप्शन तो सही हैं। फिर आगे कहता है तीसरा ऑप्शन, संवेग के परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देखिए संवेग के परिवर्तन की समय दर बल के बराबर होती है। और चौथा ऑप्शन है कि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बल उस पिंड के संवेग के समानुपाती होता है। तो देखिए ये संवेग के समानुपाती ना होके संवेग के परिवर्तन के समानुपाती होता है, dp/dt के समानुपाती होता है फॉर्मूले में, है ना। यानी संवेग में जितना परिवर्तन होगा उसके समानुपाती होता है लगाया गया बल। तो इसका अर्थ ये है कि ये भी सही है, पहले दोनों ऑप्शन भी सही थे। सॉरी, ये डी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, तो ये गलत है। ये आपका सही है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। हाँ यानी समानुपाती होती है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट 1 हो जाता है, इसलिए बल के बराबर आप कह सकते हो। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का तापमान 310 केल्विन से बढ़ाकर और 340 केल्विन हो जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में तापमान में कितनी वृद्धि हुई। देखिए आपने अगर अच्छे से 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है, अच्छे से आपको याद है, तो आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस पैमाना जो होता है और आपका केल्विन पैमाने पे जो डिफरेंस होता है हमेशा बराबर होता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस पैमाना भी 0 से लेके 100 डिग्री तक होता है, और केल्विन भी 0 से 273 से लेके और 373 तक, यानी 100 भागों में बंटा होता है। तो जो इनका केल्विन का अंतर है और आपका डिग्री का अंतर है वो बराबर चलते हैं। तो अगर यहाँ सिर्फ एक टेम्परेचर देके आपको पूछा जाए तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अंतर दे रखा है तो आप सीधा केल्विन का अंतर याद कर लो। देखो यहाँ 30 का अंतर आ जाएगा, और केल्विन के अंदर जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो डिग्री सेल्सियस के हमेशा बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। बिना कन्वर्ट करे आप याद कर सकते हैं, अगर आपको याद हो कि डिग्री सेल्सियस में जो वृद्धि या कमी है, अंतर है, वो केल्विन में पैमाने में अंतर के बराबर होता है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर गुरुत्व द्वारा किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? आप जानते हैं जो गुरुत्व बल होता है वो संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और वो कभी भी पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपको कहता है कि किया गया कार्य पिंड द्वारा अपनाए गए पथ से स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है, आपको गलत बताना है, ठीक है। ये तो सही नहीं है ये बताना है, मतलब गलत आपको देखना है इसमें क्या है। तो पहला सही है, किया गया कार्य केवल पिंड की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। जैसे आप ये बोलते हो कि हमने सतह से और एच साइड तक किसी वस्तु को उठाया, तो ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है उसी के ऊपर आपका ये mgh होता है फॉर्मूला, उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोल दो और चाहे आप कार्य बोल दीजिए, बराबर है। तो ये सिर्फ h के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एक वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन कहता है किया गया कार्य पिंड द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। ये गलत है, निर्भर नहीं करता है, क्योंकि संरक्षी बल है। यदि पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल के क्षैतिज विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य शून्य है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगता है इस तरीके से, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और क्षैतिज विस्थापन देने का अर्थ हो गया ऐसे ही, तो 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर। और बल जो है वो होता है आपका एफ डी एस कोस थीटा। तो अगर थीटा आपका 90 डिग्री कहीं हो जाए तो बल कार्य वहाँ पर 0 हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया यहाँ पर कि तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ गलत है, किया गया कार्य अपनाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसमें लिखा है करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दाब में परिमाण के साथ साथ दिशा होती, गलत है। दाब हमेशा अदिश राशि होती है, ठीक है। दाब एक फिक्स दिशा में कार्य करता है, इसलिए उसको हमेशा अदिश की तरह हम काउंट करते हैं, अदिश होती है वो। और ये कभी कभी प्रदिश भी लिखा जाता है, लेकिन हम इस लेवल पर अदिश और सदिश दो ही पढ़ रहे हैं, तो ये अदिश है। क्रिया प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, ये गलत है। क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे आप किसी बंदूक से गोली को दागोगे
तो क्रिया गोली पे होती है और उसकी प्रतिक्रिया बंदूक पर होती है, वो पीछे की तरफ धक्का लगता है उसमें। हम किसी द्रव में जितने गहरे जाते हैं दाब घटता है, दाब घटता नहीं, दाब बढ़ता है। जब हम गहराई में जाते हैं तो जो द्रव स्तंभ का दाब है, जिसे आप रो जी एच से लिखते हैं, ये 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने लिक्विड तरल वाले चैप्टर में। ये देखिए हाइट, गहराई बढ़ने पर दाब का मान यहाँ पर बढ़ेगा। तो पहला आपका गलत है, ठीक है। सही आपको इसमें बताना था सही कौन सा है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें लिखा है कि पास्कल, पास्कल आप जानते हैं दाब का मात्रक ही है, वैज्ञानिक का नाम है पास्कल, तो उसको लिखा जाता है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ही मात्रक को दर्शाते हैं। हाँ सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हमें पास्कल लिखते हैं, क्योंकि न्यूटन होता है बल का मात्रक और मीटर स्क्वायर होता है एरिया, तो बल बटे क्षेत्रफल यानी दाब होता है, और दाब की मात्रक को ही आप पास्कल के रूप में लिखते हो। ये आपकी वो यूनिट है प्रैक्टिकल। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्घ्य का विकिरण एक्स रे के अनुरूप हो सकता है? तो इसके अंदर 1 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर जो है, देखिए आपके पास 10 नैनोमीटर से नीचे जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ होती है। तो 10 नैनोमीटर से नीचे यहाँ इस रेंज में 1 नैनोमीटर आता है, तो 1 नैनोमीटर जो है वो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, किसी दूरबीन में, ये 12वीं क्लास का है, किसी दूरबीन में नेत्रिका लेंस आई पीस यानी जो हमारी आंखों की तरफ होता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, की तुलना में अभिदर्शक यानी जो वस्तु की तरफ होता है उस लेंस में क्या होता है? देखिए जो दूरबीन होती है उसमें जो वस्तु की तरफ लेंस होता है ना वो हमेशा बड़ा लेंस होता है, और जो हमारी आंखों की तरफ होता है वो छोटा लेंस होता है। इस तरीके से ही होते हैं। और सूक्ष्मदर्शी में इसका उल्टा होता है। तो जो अभिदर्शक है ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसको बोलते हैं अभिदर्शक, और ये हमारी आंखों की तरफ होता है इसलिए इसको बोलते हैं आई पीस यानी कि अभिनेत्र या नेत्रिका। तो ये जो पहला लेंस है जो आपका अभिदर्शक लेंस है, वो लेंस आप देख सकते हैं बड़े द्वारक का होता है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, फोकस दूरी ज़्यादा होती है। ये छोटे द्वारक का लेंस होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि नेत्रिका लेंस की तुलना में अभिदर्शक लेंस में इसमें क्या है? इसमें द्वारक ज़्यादा है, इसकी फोकस दूरी भी क्या है? ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है, ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। फोकस दूरी ज़्यादा होती है, द्वारक उसका बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फोटोन की ऊर्जा E को E बराबर एच एफ से लिखा गया। देखिए वो ये E बराबर एच न्यू जो आप पढ़ते हो मैक्स प्लांक वाली जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को F से लिखा है, हम नॉर्मली न्यू पढ़ लेते हैं। तो ये लिखा है इसने F आवर्ती है, H प्लांक स्थिरांक है। H की विमाएँ क्या है? आप जानते हैं H जो होता है वो जूल सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से जो आपकी एनर्जी है वो जूल में होती है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी प्रति सेकंड होती है। तो आप यहाँ से अगर निकाल भी सकते हो जूल बटे या फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो 1/सेकंड होती है, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो जूल सेकंड हो जाएगा। तो जूल सेकंड जो मात्रक है वो कोणीय संवेग के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग के बराबर है। तो इसने प्रश्न में ये बोला था कि किसके बराबर है विमाएँ, तो कोणीय संवेग के बराबर है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है कि कोणीय संवेग के बराबर कैसे है, तो देखो कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपको लिख के और विमा निकालनी पड़ेगी, तब दोनों के बराबर आ जाएंगी। ये mvr होता है कोणीय संवेग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ विमा जो है वो ये आ गया किलोग्राम, और मीटर प्रति आ गया सेकंड, और ये आ गया आपके पास त्रिज्या है ये, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर, जूल इंटू सेकंड के बराबर होगा, क्योंकि मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा ना तब ये जूल बनेगा, ये तब जूल होगा और इंटू सेकंड बच जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता है तो एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आपने बोर मॉडल पढ़ा होगा, परमाणु के अंदर है, केमिस्ट्री में लगता है, 11वीं क्लास में, 12th क्लास में फिजिक्स में लगता है बोर मॉडल। उसका दूसरा अभिग्रहित होता है कि कोणीय संवेग संरक्षण पे आधारित है, कि कोणीय संवेग है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी H/2π का पूर्ण गुणज होता है कोणीय संवेग। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ लिखा है NH/2π, तो 2π की कोई विमा नहीं होती, n की कोई विमा नहीं होती, h की विमा जो है वो देख सकते हैं l के बराबर होता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो h जो है वो l के बराबर होता है विमा के अंदर, यानी कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 नंबर। नेक्स्ट है 61 में, किसी वस्तु पर कार्यकारी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, यानी किसी वस्तु पे आप कोई बल लगा रहे हो तो उससे कार्य जीरो होगा। कब जीरो होगा? यदि कब जीरो होगा, तो आपको मैंने पीछे भी बताया था कि कार्य होता है F.ds, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है वो,
और यहाँ डॉट प्रोडक्ट का अर्थ है कि यहाँ पर आएगा cos थीटा, एफ डी एस cos थीटा, यानी बल और विस्थापन के बीच में कोण है वो डिसाइड करता है कार्य कितना होगा। अगर कहीं पर थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी विस्थापन और बल में 90 डिग्री का कोण आ जाए, तो cos 90 से टोटल 0 हो जाता है कार्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो विपरीत दिशा में होने पर कार्य ऋणात्मक होता है, 0 नहीं होता है। वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य आपका धनात्मक होता है, 0 नहीं होता है। इसने पूछा 0 कब होगा। तीसरा ऑप्शन है वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, लंबवत मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इस केस में आपका W कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बहुत लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में कि परिनालिका बहुत लंबी है, इसका अर्थ है वो आदर्श है, और आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है और अंदर होता है एक समान। ठीक है, एक समान होता है अक्ष के अनुदिश। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाहर पूछ लेता तो हम करते हैं इसका उत्तर 0 शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग -250 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए पारा और अल्कोहल जो है वो नेगेटिव के अंदर नहीं टेम्परेचर माप सकते हैं, यानी पारा आधारित जो थर्मोमीटर है और अल्कोहल आधारित थर्मोमीटर है वो इन जो -250 लिखा है उस टेम्परेचर को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये किसी डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग करें। देखिए डॉक्टरी के अंदर तो ये थर्मोमीटर वाले ये यूज़ होते हैं, तो ये इसी के अंदर आ गया। ये ऑप्शन इसका होगा। ताप वैद्युत युग्म आधारित ताप मापे का उपयोग करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव यानी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वाले टेम्परेचर को माप सकते हैं। इस पर जो थर्मोमीटर काम करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना, देखिए टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं कर रहा, इसका अर्थ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, किए बिना द्रव से वाष्प में बदलने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। देखिए आपको याद होगा कि जब भी आपको अवस्था बदलनी हो, क्या बदलनी हो, अवस्था, और यहाँ से द्रव से वाष्प की बात कर रहा है। जब भी अवस्था बदलनी हो तो अवस्था बदलने के टाइम टेम्परेचर हमेशा रहता है नियत, और टेम्परेचर जब नियत रहता है तो यहाँ पर एक वर्ड चलता है लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है फ्यूशन की और एक होती है आपकी वेपराइजेशन की, यानी एक होती है गलन गुप्त ऊष्मा और एक होती है वाष्पन। तो यहाँ पे द्रव से वाष्प में बढ़ जा रहा है तो ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी, और अगर बर्फ से पानी बनता हो तो उस टाइम आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा आती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो हमें सिर्फ वर्ड देखना है। गुप्त ऊष्मा वाला टॉपिक जो है हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर किसी खुले पात्र में रखे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। देखिए पृष्ठ तनाव 11वीं क्लास में आप पढ़ते हो। पृष्ठ तनाव क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव में हमेशा कमी होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव में हमेशा कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर सहसंजक बलों के मान कम हो जाते हैं इसलिए। और सहसंजक बल कहाँ लगते हैं, समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगते हैं, यानी जो अगर पानी है तो पानी के जो अणु हैं उनके मध्य सहसंजक बल लगेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वाइब्रेशन की फॉर्म में वो बढ़ जाएंगी पार्टिकल की, अणुओं की, और उससे उसका सहसंजक बलों का मान कम हो जाएगा, जिससे पृष्ठ तनाव में कमी आती है। तापमान में वृद्धि होने पर इसमें वृद्धि होती है, ये गलत है, आपको सही बताना है। तापमान में वृद्धि होने पर इसमें कमी होती है, ये ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव में कमी आती है, दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। और आगे ये ऐसे लिख रखे हैं तापमान में वृद्धि या कमी होने पर एक समान रहता है, हमेशा कमी होगी, ये गलत है। यानी ऑप्शन हमें 2 नंबर हमारा ऑप्शन सही है। तो टेम्परेचर में वृद्धि होने पर कमी हो जाती है पृष्ठ तनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कोई पिंड जल में डूब जाता है, यानी कोई पिंड जल में डूब जाता है, जब कब डूबता है। तो ये जनरल क्वेश्चन है कि कब डूबता है। जब भी डूबने के लिए या तैरने के लिए हमेशा घनत्व उत्तरदायी होता है। अगर पानी का घनत्व जो वस्तु उसके ऊपर रखी है आपने, या जो डूबेंगी या तैरेंगी जो वस्तु है उसके घनत्व से अगर पानी का घनत्व ज़्यादा होगा तो वस्तु कभी नहीं डूबेंगी।
डुबोने के लिए ज़रूरी है कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो जाए। तो पहले क्या कहता है, जल का घनत्व पिंड के घनत्व से अधिक है। इस केस में तो तैरेंगी, डूब नहीं सकती हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि जल का घनत्व पिंड के घनत्व से कम है। हाँ, जल का घनत्व, पानी का घनत्व पिंड के घनत्व से कम हो जाएगा तो डूब जाएंगी। बराबर रहने पर भी तैरती हैं। और लास्ट ऑप्शन, पिंड भारी है, भारी होने का, हल्का होने का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है। तैरने के लिए घनत्व उत्तरदायी होता है, और अगर पानी का घनत्व वस्तु या पिंड के घनत्व से कम होगा तो ही वस्तु तैर पाएंगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैदान पर किसी क्षेत्र रक्षक अर्थ है फील्डर, जिसे हम कहते हैं ना, क्रिकेट की जो मैच है उसमें फील्डर होता है, उसे क्षेत्र रक्षक कहते हैं। तेज गति से आने वाली किसी क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को क्रमशः पीछे की ओर क्यों खींचता है? देखिए, ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम जो है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाई गई बल के बराबर होती है। तो ये जो बॉल है उसके त्वरण को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जब वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो उसमें समय अंतराल बढ़ जाता है। समय अंतराल बढ़ने से जो संवेग में परिवर्तन है उसकी दर है वो कम हो जाती है, और दर कम होने से बल का मान घट जाता है ताकि उसके हाथों को चोट ना लगे। तो ये रीज़न होता है कि जब भी वो कैच लेते हैं, बॉल को पकड़ते हैं, तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि उनके ऊपर, उनके हाथों पे लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, जो बॉल है उसके त्वरण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से भरी किसी टंकी का तल उठा हुआ प्रतीत होता है। यानी वो अपने घर में हम देख सकते हैं कि बाल्टी है और बर्तन, उसमें कुछ सिक्का वगैरह डाल दीजिए आप। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से आपका जो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, सोनार का पूरा अर्थ होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपका, ये तो याद रखने वाला है, 3 नंबर ऑप्शन है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विकिरण का दीर्घ तरंग दैर्घ्य होता है? तो ये हमारा 12वीं क्लास में चैप्टर लगता है EMW, वहाँ से आप उसकी रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ ऑप्शन होगा हमारा अवरक्त इंफ्रारेड जो वेव होती हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है रेडियो तरंगों का, और गामा का सबसे कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अवरक्त तरंग आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 72, स्थैतिक अवस्था में विद्यमान किसी पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सही कौन सा है? तो किसी विद्युत रोधी को आवेशित किया जा सकता है। हाँ, विद्युत रोधी मतलब आपका जो इंसुलेटर वो हो गया। ठीक है, विद्युत रोधी मतलब हो गया इंसुलेटर आपका, यानी कुचालक को आप आवेशित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आदर्श चालक को आवेशित किया जा सकता है, ये गलत है। आदर्श चालक का आवेशित करने का अर्थ है कि वो कंडक्टर है, उसमें जैसे आप आवेशित होगे वो आवेश ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको आवेशित आप नहीं कर सकते हैं। तो यानी जहाँ आदर्श चालक आएगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ये तीसरा भी गलत है, इसमें आदर्श चालक का लास्ट वाला भी गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि कोई जो इंसुलेटर है उसको आप आराम से आवेशित कर सकते हैं। जैसे आपने 12th क्लास में पहला चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसमें हम आवेशित करने की विधियाँ बताते हैं। तो उसमें चालक अगर होता है तो उसको हम कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, जिससे क्या होता है, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं ना, तो उस पर आवेश आता है। इसने आदर्श चालक का अर्थ लिखा, भाई उसमें कुचालक जैसा कुछ है ही नहीं, तो आवेश से उसका ट्रांसफर हो जाएगा, वो चार्ज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, वो व्यक्ति ग्रस्त है, किस रोग से ग्रस्त है? तो आपने ये पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में आ जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अगर वस्तु को निकट वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं तो उसको वही रोग होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। और अगर दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट देख पा रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष होता है। इसका नाम थोड़ा उल्टा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मायोपिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उसका है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इसका निराकरण करने के लिए, और दीर्घ दृष्टि दोष का निराकरण करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष के लिए होता है, जरा दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार का यूज होता है। नेक्स्ट है, किसी निकाय सिस्टम के लिए ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहती है। देखिए, निकाय के लिए ऊर्जा हमेशा ऊर्जा संरक्षण का नियम किसी विलगित निकाय के लिए, आइसोलेटेड इंग्लिश में, विलगित निकाय के लिए ही यूज होता है। ठीक है, वरना तो ऊर्जा की हानि होती है साउंड वगैरह के अंदर। और विलगित यानी वो बाकी सिस्टम से अलग होना चाहिए। विलगित निकाय जैसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है, गतिज ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो विलगित आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
जब एम द्रव्यमान की बॉल को बिंदु ए से ऊपर की ओर उछाला जाता है तो यह उच्चतम बिंदु बी पर पहुंचती है और वापस ए के पास आ जाती है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आप सीधा देखेंगे इससे होगा क्या। मान लो ये आपके पास पॉइंट ए है और आपने बॉल को ऊपर उछाल दिया, ये पॉइंट आपका बी है। तो जब आपने इसको उछाला है, उछालने का अर्थ क्या है, आपको इसको फेंकना पड़ेगा। फेंकने का अर्थ क्या है, इसको आपको वेग देना पड़ेगा, यानी आपको इसकी जो चाल है उस वजह से यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का वो नीचे लगता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कम होती जाएंगी और एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर जाके रुकेंगी, फिर वापस नीचे आएंगी। तो जहाँ जाके रुक जाती हैं वहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, उसका वेग जीरो हो जाता है, तभी तो जाके रुकती हैं। तो जब रुकते हैं तो वो उस सतह से किसी ऐसी ऊंचाई पर होंगी ना, तो उस समय वहाँ पर mgh हो जाएगा उसके पास, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यहाँ यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है। ए पर जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो बी पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ए पर जो गतिज ऊर्जा है वो बी पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये आपके पास से क्वेश्चन थे उस पेपर में आए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप अपने अंक देख सकते हैं कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।